हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से आ गए हैं हम आपके सामने और क्या लेकर आए हैं आज नया। तो थर्ड चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपको बता दूं तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है थ्योरेटिकली पढ़ने में, लेकिन सवाल बहुत आते हैं इससे, ठीक है ना। तो सवाल ज़्यादा आते हैं तो इसके सवालों को करना भी बहुत ध्यान से पड़ेगा, ठीक है। नीट में काफ़ी सवाल आते हैं, जेई मेंस में तो देखो इतने सवाल आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जेई मेंस में तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन का ही बनता है पॉसिबल। लेकिन नीट में इसके 2 या 3 सवाल मिल जाते हैं आपको एक ही चैप्टर से, 4 भी मिल जाते हैं कभी कभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और चैप्टर्स में भी, और चैप्टर्स में भी ये बार बार काम आता रहता है। जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर भी रजिस्टर वगैरह लगा के करंट वगैरह उसमें फ्लो करा के उस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको कराए भी थे। कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन किए थे, वो करंट वाले मेथड्स से भी हो रहे, तो वो यहीं पे सीखने को मिलते हैं हमको। अब कौन बच्चे इनको कर सकते हैं? तो जो जेई मेंस और नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल सीरीज है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, बेस्ट क्वेश्चन छाट के लाता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर कर ली जाए तो फिर यार फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स की अगर आपको टेंशन छोड़नी है तो हमें ज्वाइन करें, फिजिक्स की अगर टेंशन बिल्कुल ख़त्म करनी है तो इस सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आज इसके शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। टॉपिक 1 है आज हमारा बेस्ट 100 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और टॉपिक 1 में करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाले, ओम्स लॉ वाले, करंट डेंसिटी वाले, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले सारे सवाल कवर कर दूंगा आपके साथ। एक बार अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास से निकल चुका होगा, हर तरीके का क्वेश्चन एक बार आपके प्रैक्टिस से निकल चुका होगा, आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलो खैर करते हैं शुरू। अभी शुरुआत में जो क्वेश्चंस होंगे आपको सभी को पता है, मैं जो शुरुआत में 100 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन शुरुआत वाले होते हैं उन क्वेश्चंस में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको सारे फॉर्मूले बताए जा सकें, ऐसे क्वेश्चन, लॉजिक वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा करीब करीब 20-25 क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिनमें आपको हाई कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, बढ़िया कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल हैं। तो पहले आपका थ्योरी कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी आपको पता चलेगा, आपके फॉर्मूले कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे तरीके से आपने उनको याद करके रखा है, वो भी आपको यहाँ पता चलने वाला है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। वैसे तो मैं बाद में ही कहता हूँ, मुझे आदत नहीं है, सही बताऊँ मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं एक यूट्यूब पे ज़रूर आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, पर मुझे यूट्यूब वाली कोई आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ नहीं भाई ये करो वो करो, आपको उलझा के रखूँ, टाइम ख़राब करके रखूँ आपका, वो बिल्कुल भी आदत नहीं, ठीक है। वो समझो मेरी प्रैक्टिस में ही नहीं है, ठीक। मैं तो जो बताऊंगा आपको एकदम सच्ची सच्ची बात बताऊंगा, एकदम क्लियर क्लियर बात यह है कि काम प्रैक्टिस से ही चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे थंबनेल देखे हैं मैंने, बस ये कर लो ये हो जाएगा, बस ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आप सिलेक्शन ले। तो वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, सच्चाई यही है। चलो करते हैं शुरू, ज़्यादा टाइम वाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करो। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन। ए पार्ट को देख रहा हूँ जरा। तो ए पार्ट में बच्चों इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन बट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी वाई। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या रीज़न है भाई, ऐसा क्यों? जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, इसमें भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? तो देखो यहाँ से इसका आंसर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ से देखोगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उनके अंदर डायरेक्शन होती है, और उनकी एक खास बात होती है, उनके अंदर डायरेक्शन एक ही मतलब फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्शन उनके पास है और वो जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। देखो एक बात याद कर लो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी
वो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो सर इसमें भी है, मैग्नीट्यूड भी है करंट में और डायरेक्शन। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? थोड़ा और भी तो सुन लो। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी डायरेक्शन जगह जगह बदल जाए। मतलब जगह जगह से मतलब समझा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक वायर आपने ऐसे रखी, एक एग्जांपल दूंगा उससे बात समझ में। वायर आपने कैसे रखी, करंट इसमें इधर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, इधर जा रहा है करंट। ठीक है, अगर आपने वायर को ऐसे रख दिया तो करंट इधर चलना शुरू कर देगा। अगर आपने वायर को ऐसे रख दिया तो करंट इधर चलना शुरू। मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो वायर की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। अगर आपने वायर को ऐसे रख दिया तो करंट ऐसे चलना शुरू कर देगा। देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि करंट की जो डायरेक्शन है जो वो वायर पे डिपेंड कर रही है। वायर जिस तरह से रखी हुई होगी करंट उसी तरीके से उसमें चलेगा, उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो क्या इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है? नहीं। देखो जरा सुनो, वायर यहां ऐसे है, यहां आगे जाके ऐसे हो गई, तो यहां करंट की डायरेक्शन इधर है, यहां करंट की डायरेक्शन इधर है। क्या करंट की एक ही वायर के अंदर करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन है? तो मैं कहूंगा नहीं। एक ही वायर के अंदर करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अच्छा, आप और किसी वेक्टर क्वांटिटी को इमेजिन करो, जैसे कि वेट या फोर्स। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ है mg। ठीक है, चाहे बॉडी को आप ऐसे रख दो, बॉडी का वेट नीचे की तरफ ही रहेगा mg। चाहे बॉडी को आप ऐसे रख दो, बॉडी का वेट नीचे की तरफ ही रहेगा m। क्या mg की डायरेक्शन बॉडी की पोजीशन से चेंज करने से कुछ बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब mg एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन होती है लेकिन फिक्स होती है। करंट के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम यहां से इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? मैं ये सब हटाता हूं। इसका आंसर आप लिख सकते हो बच्चों, करंट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी because it has not a fixed direction। क्योंकि इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चों। तो पहला आंसर हो गया हमारा, पहला सवाल हो गया। चलो अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। अभी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन चलेंगे, 10-20 क्वेश्चन बेसिक बेसिक से चलेंगे ऐसे, जिनसे आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे चैप्टर के, और आप ना उनको अच्छे तरीके से कर लोगे। फिर उसके बाद जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलेंगे। इसमें मैंने आपके जो 2024 में जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे कवर करूँगा, ठीक है, ताकि आपकी इसी में सारे सवाल हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डायमेंशंस फॉर सम टर्म्स। ये कुछ टर्म दी गई हैं, इनकी डायमेंशंस निकालनी है। देखो डायमेंशन तो तब निकल के आएगी जब हमको उनके फॉर्मूले पता हो। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या फायदा है, इस क्वेश्चन का ये फायदा है, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर उसकी डायमेंशन लिखोगे। तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो डायमेंशन अपने आप लिख लो। चलो तो करते हैं शुरुआत पहले से। फर्स्ट पार्ट है करंट डेंसिटी। तो भाई साहब करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते थे और इसका फॉर्मूला होता था करंट बटे में ए। करंट की डायमेंशन लिखो, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन होती है ए। एरिया, एरिया होता है, एरिया तो आपको याद ही होगा, एरिया लेंथ
इंटू ब्रेथ, लेंथ की एल, ब्रेथ की भी एल, तो ये हो गई एल की पावर 2, तब एल, ये ऊपर जाएगा एल की पावर -2 इंटू, ये आ गई बच्चों आपके पास करंट डेंसिटी की डायमेंशन। बिल्कुल आसान, ठीक है। अब यहां से चलते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे वो किसी और टाइप की वेलोसिटी। यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकंड ही होती है बच्चों। आप यूनिट से अगर इसकी डायमेंशन लिखोगे मीटर बटे सेकंड, तो मीटर क्या है, लेंथ एल, और सेकंड क्या है, टाइम टी। आंसर आ गया एल टी माइनस। तो यूनिट से भी आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी है, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चाहे सिंपल वेलोसिटी। चलिए थर्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्ड है आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो नाम से लगता है ये फोर्स है, लेकिन फोर्स नहीं होता। ये बैटरी के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो क्या होता था। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क की क्या, तो वर्क की होती थी ml2 t-2, ये वर्क की होती थी, और अपॉन में चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू आई इंटू करंट इंटू टाइम, करंट का A इंटू टी। तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ml2, टी ऊपर जाके -3 और A माइनस। तो वोल्टेज का पोटेंशियल, वोल्टेज का लो, पोटेंशियल डिफरेंस का लो, पोटेंशियल का लो, उसके जो डायमेंशन हो गई वो हो गई ml2 t-3 थोड़ा बहुत कहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अवॉइड, उसे सही कर लो अपनी कॉपी में, कमेंट में मुझे बता दो। सही तो देखो फिर वीडियो में तो हो नहीं पाती, कहीं कहीं हो जाती है मिस्टेक। चलो अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, मोबिलिटी, नहीं सॉरी, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, और आसान, मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है फोर्थ नंबर, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू। आसान है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो यहाँ निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स की होती है mlt-2 बटे चार्ज की AT, तो ये बन गई ml-t-3 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको उठा के यहाँ लिखेंगे ml-t-3 तो ये हो गया सॉल्व करके, L से L कट गया, यहाँ से T की एक पावर से एक पावर कट जाएगी, M ऊपर जाएगा m-1, L T की पावर ऊपर जाएगी तो +2 और A प्लस L की पावर 0, देखो कट गया। तो मोबिलिटी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल आसान। चले आगे बढ़े, ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये चार हो गया, रह गया एक रिलैक्सेशन टाइम। ये आसान, रिलैक्सेशन टाइम होता क्या था याद करो। इलेक्ट्रॉन जब उसमें चलते हैं, किसमें चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब आपके वायर के अंदर चलते हैं, करंट की फॉर्म में चलते हैं, करंट चलता है ऐसे कह लो, इलेक्ट्रॉन चलते करंट चलता है, तो वहां पे उनके जो कोलिजन होते हैं, कोलिजन बेसिकली यही नहीं कि जब करंट चलता है तब भी,
वो कोलिजन उससे पहले भी हो रहे होते हैं। कैसे? अगर आपके पास कोई वायर है, आपने उसमें बैटरी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लगातार ऐसे 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 घूमते रहते हैं। इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर, लगातार चलता रहता है। ठीक है, जब करंट चलने लगता है तब भी चलता रहता है ये काम। तो वो काम लगातार, बस ये है कि करंट में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, इधर उधर घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कि अगर करंट नहीं है, मतलब बैटरी नहीं लगाई आपने वायर से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा पर आगे नहीं बढ़ता, अपने एरिया को छोड़ के नहीं जाता। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस पे गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ चुका होगा, तो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। एक नेट मूवमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए करंट नहीं होता वायर में। भाई आप ये सोचने लगो कि है नहीं सर, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर घूम रहे हैं तो करंट होना चाहिए, बिना बैटरी लगाए भी घूम रहे हैं अगर, और वो घूम कैसे पाते हैं? तो भाई घूम तो ऐसे पाते हैं, इधर उधर चल पाते हैं, उनके पास एक एनर्जी है। कौन सी? टेम्परेचर से मिलने वाली एनर्जी। भाई हम जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं उनके लिए तो उतनी एनर्जी भी बहुत है, उतने टेम्परेचर की एनर्जी भी काफी है। तो इसलिए थर्मल एनर्जी का यूज करके वो लगातार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर चलते रहते हैं, लगातार चलता रहता है। लेकिन उनके कोलिजन भी होते रहते हैं। तो एक दो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच, कोई भी दो लगातार के कोलिजन्स के बीच जो एवरेज टाइम होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है जब आप बैटरी लगा देते हैं, तो वो ऐसे ऐसे चलते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर चलेंगे। मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन इधर गए, उसी टाइम पे 1000 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो नेट मूवमेंट तो नहीं बनाना चार्ज का। करंट तब होता है जब चार्ज का नेट मूवमेंट बनता है। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट करंट चार्ज का नहीं बन रहा है। चार्ज का नेट मूवमेंट तब बनता है जब चार्ज जो है वो एक साइड में आगे बढ़ता है। अब यहाँ से मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन इधर आए, उसी टाइम पे 1000 इधर चले गए, तो नेट कितने गए? 0। इसलिए बिना बैटरी लगाए उसमें करंट 0 रहता है वायर के अंदर। लेकिन अब उसी वायर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे ऐसे जो घूम रहे थे, वो ऐसे ऐसे अब भी घूमते रहेंगे, पर अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह से चलते, ये होता है। तो इसलिए बैटरी लगानी जरूरी है करंट के लिए। ठीक, चलो खैर, अब बात करेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्स ये तो होती रहेगी बात, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते रहेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टाइम ही है, टॉ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो टी होता है। बस ये आ गया इसका डायमेंशन रिलैक्सेशन। फिर इसके बाद है राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस। मोबिलिटी की यूनिट लिखो, सेकंड पार्ट, और कंडक्टेंस की यूनिट लिखो। चलो लिख देंगे। देखो मोबिलिटी की यूनिट जो होती है, मोबिलिटी मैंने अभी बताया, ये रहा फॉर्मूला, इसकी यूनिट यहीं लिख देता हूँ। ऊपर तो है मीटर पर सेकंड, ये तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या होता था? ई होता था फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी यूनिट हो गई। आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर, चलो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट करो, हटाता हूँ फिर इसको। कर लिया? चलो हटा रहा हूँ। अगर हम यहाँ से डी पार्ट को करें और मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो वो हो गया न्यूटन पर कूलम। ये ऊपर चला जाएगा, मीटर इंटू में कूलम बटे न्यूटन इंटू में सेकंड। अब आपको पता है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? F बराबर एम ए। तो 1 न्यूटन होता है एम ए, एम क्या है? 1 kg, तो kg इंटू में ए, मीटर पर सेकंड। तो आप न्यूटन की जगह ये भी रख सकते हो बच्चों। तो मीटर इंटू कूलम अपॉन में ये बन जाएगा आपका
न्यूटन की जगह केजी इंटू में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर और इंटू में सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, मीटर कट गया और ये ऊपर जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा कूलाम इंटू में सेकंड और अपॉन में केजी, अपॉन में केजी बचा बस, अपॉन ये होता है आपके पास इसका यूनिट। चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। न्यूटन की जगह रख दिया केजी, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सी इंटू एस, मीटर से मीटर कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये केजी रह जाएगा। ये है मोबिलिटी की यूनिट, ये है बच्चों मोबिलिटी की यूनिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो जी कंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है? तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है, कंडक्टेंस बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1 में रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, तो इसकी यूनिट हो गई 1/ओम, या इसको आप ओम की पावर -1 भी लिख, इसको ऐसे भी लिख देते हैं OHM की पावर -1, ठीक है। या फिर इसको एक नया नाम भी दिया जाता है, ओम इनवर्स को आप मो भी कह सकते हैं, MHO, आप इसको मो भी कह सकते हैं, MHO। तो ये यूनिट भी इसकी होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि इसकी यूनिट जो है वो मो भी होती है। आपको पता है ये जो मो है ये इसकी ओल्ड यूनिट है, आजकल इसकी एक और यूनिट हम यूज करते हैं, सीमेंस, तो वो भी लिख लो, सीमेंस, कैपिटल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट मो, सीमेंस या ओम इनवर्स, ये 3 यूनिट आपको याद है। हर क्वेश्चन में ना आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों, ठीक है। हर क्वेश्चन आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, सब चीज चेक करेगा। चल रही है ठीक वीडियो? कभी कभार ऐसा होता है कि मेहनत की हुई बस चली जाती, फोन करना भूल जाता हूँ, अभी इतनी आदत नहीं है मेरे को, अब तो कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके साथ। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन लगा लिया है मैंने, जरा देखते हैं भाई साहब क्या दिया। इसमें कहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम t इज गिवन बाय द रिलेशन। किसी वायर के अंदर चलने वाला जो चार्ज है q, उसको आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, at² + bt + c, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ये तीनों कॉन्स्टेंट है। फाइंड करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको करंट कैलकुलेट करना है 2 बार, एक बार तो किसी भी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक बार t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो कर लेंगे, एक काम कर लेते हैं, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास dq/dt, d/dt, q की वैल्यू रख देंगे at² + bt + c, d/dt at² का अलग कर लीजिए, d/dt bt का अलग कर लीजिए, डिफरेंशियल करना है, और d/dt t का अलग कर लीजिए। करो, a बाहर, t² का डिफरेंशियल 2t, इसमें b बाहर, t की पावर 1 का डिफरेंशियल 1, और c अकेला कांस्टेंट है, उसका हो गया 0। तो ये करंट की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, करंट आ चुका है हमारा 280 प्लस ये करंट आ चुका है। ये पहले सवाल का आंसर हो गया, किसी भी टाइम t पे आपको निकालना है करंट, तो आ गया। ये t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी टाइम t पे निकल के आ गया, इसका आंसर आ गया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे,
2 सेकंड पे भाई साहब आपको निकालना है, तो इसमें पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू 2a इंटू टी की जगह 2 प्लस बी, तो ये 2 इंटू 2 हो गया 4a प्लस बी एम्पियर का करंट, ये आई की वैल्यू इतने एम्पियर का। आसान सवाल था। चलिए बी पार्ट पे आते हैं, नोट कर लो। वैसे तो ये आपने कर लिया होगा, चलो हटा दूं। ओके, ओह नो, कभी कभी काम नहीं करता ये इरेजर, हमारा बड़ा सा इरेजर काम नहीं करता कभी। चलो भाई चलते हैं आगे, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है, करंट इन वायर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज गिवन बाई है, इन गिवन बाई नहीं, इज गिवन बाई, इज है। तो करंट है किसी वायर में और उस करंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है 4t माइनस टी, ठीक है। पूछा है मैक्सिमम करंट बताइए, ओके, तो करंट की ये वैल्यू है। अब करंट मैक्सिमम कहाँ होगा, कैसे निकालते हैं, किसी भी कोई भी आपके पास टाइम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी हो या किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशियल करना है, डी आई बटे डी टी कर दिया डिफरेंशियल, डी बटे डी टी, 4t का डिफरेंशियल अलग, माइनस डी बटे डी टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल, 4t का तो हो गया 4, और बाहर t का 1, माइनस टी स्क्वायर का हो गया 2। तो पहला स्टेप यही है, आप जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, आप किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, आपसे कहा गया मैक्सिमम करंट निकालिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल रहे हो करंट की, तो करंट को देखो ये लिख दिया मैंने। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पहला स्टेप ये लगाना है कि आपको इसका डिफरेंशियल करना कर दिया, उस डिफरेंशियल को उठा के 0 रखना है, दूसरा स्टेप, वहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ये इधर आ गया, तो 2t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये वो समय है, ये वो टाइम है जब करंट मैक्सिमम हो रहा है, जब करंट मैक्सिमम हो रहा है, ये वो टाइम। अब क्या मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, तो t की जगह ये जो 2 आया था ये करंट में वापस रख दीजिए, तो I की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसमें I में 4t, t की जगह रख दिया 2, तो 4 इंटू में 2 माइनस t का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, 4 एम्पियर का करंट आ चुका, आई मैक्स की वैल्यू मिल चुकी, मैक्सिमम करंट कितना आएगा ये हमें पता चल चुका। फिर इसके बाद पूछा है चार्ज पास्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा। एक बात बताओ, इस बार करंट दिया है, चार्ज पूछा है, तो करंट दे दे और जब चार्ज पूछे, करंट दिया है टाइम की टर्म में, देखो 4t माइनस टी स्क्वायर, ये करंट है, टाइम पे डिपेंड करने वाला करंट है। चार्ज पूछा है तो आई को लिख लो डी क्यू बटे डी टी, लिख सकते हैं, हाँ फॉर्मूला होता है भाई, आई का फॉर्मूला यही होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मैंने उसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख लिया। इधर बना 4t माइनस में टी, डी क्यू इज इक्वल टू 4t माइनस में टी स्क्वायर इंटू में डी टी, मैं इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दोनों तरफ का कर देता हूँ इंटीग्रेट। जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे चार्ज मान लेता हूँ 0 गया, जैसे ही करंट की शुरुआत हुई, या हो सकता है करंट पहले भी चल रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब टाइम की शुरुआत हुई, क्योंकि टाइम में पूछा है ना उसने कि पहले 4 सेकंड में बताओ, तो 4 सेकंड की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से 4 सेकंड, तो जब टाइम 0 है उस टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि अब से हम चार्ज को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, t बराबर 0 से चार्ज को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो t बराबर 0 पे चार्ज हमने मान लिया 0, और t बराबर 4 पे चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सोचो डी क्यू का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा हटा दो इधर वाला, देखो नोट कर लो, चलो हटा रहा हूँ,
अब आप एक काम करो, थोड़ा सा साइड में लिख के इसका इंटीग्रेशन करो। देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और लिमिट 0 से क्यू, इधर 4t का, तो 4 बाहर, t का हो गया टी स्क्वायर अपॉन, फिर माइनस टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3। यही होता है इंटीग्रेशन में, पावर बढ़ जाती है, एक कौन में पावर कम आ जाती है। और लिमिट रखो इसकी 0 से 4। ये ऊपर लिमिट है q -0, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली। इसमें 2 से 4 को काटा, 2t² आ गया, और माइनस में 1/3 t³ आ गया। लिमिट 0 से 4। पहले एक काम करो, ऊपर वाली लिमिट को इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस ऊपर वाली लिमिट तो 1/3 4 की पावर 3, फिर माइनस, ये तो आ गई ऊपर वाली लिमिट यहाँ तक, तो पहले ऊपर वाली लिमिट को हमने इसमें पुट कर दिया, फिर माइनस टी की जगह 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो चार्ज आ चुका है आपके पास, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, ठीक है, माइनस 64/, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेना है, तो 3 इंटू 2 6, 3 3 9 96 माइनस 64/3। ये आ चुका है चार्ज, चार्ज आ चुका है 6 - 4 2 बचा, 9 - 6 3 बचा, 32/3 आ चुका। इतने कूलाम का चार्ज पहले 4 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कुछ भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसे अपने आप से सही कर लेना, हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं, जरा पहला पार्ट ए पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि प्रोटॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1/π mm with uniform speed 20 into 10 to the power 6 meter per second. Find the electric current at the circumference. देखो भाई, एक प्रोटॉन है, ये रहा प्रोटॉन, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्लस ई। तो ये प्रोटॉन जो है लगातार सर्किल पे घूम रहा है, और इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 20 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से घूम, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पर आपको करंट बताना है, आई बताना। देखो प्रोटॉन ऐसे चलेगा, घूमेगा, फटाफट घूमेगा, फटाफट घूमेगा, तो समझो चार्ज का चलने का मतलब होता है करंट चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट जा रहा है, ऐसे 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 करंट ऐसे घूम रहा है। क्या इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर क्यों नहीं निकाल सकते, सब निकाल सकते हैं। चलो, करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चार्ज बटे टाइम। अब सोच के देखना, सोच के देखो, चार्ज बटे टाइम। हम मान लीजिए यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, हमारे सामने से ये चार्ज एक बार निकला, अब दोबारा यहाँ पे कब आएगा, एक राउंड लगाने के बाद, ठीक है ना। तो मान लो, ऐसे समझो कि यहाँ से एक राउंड लगाने के, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो फॉर्मूला आया कैसे। आप ऐसे समझो, फिर से आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया प्रोटॉन, यहाँ पे आया, इसको एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, एक राउंड लगाने में सर उसको कैपिटल टी टाइम लगेगा, तो टाइम की जगह तो रख दो कैपिटल, एक राउंड। अच्छा, एक राउंड में वो
कितनी बार हमको यहाँ मिलेगा? एक बार। एक राउंड में अगर हम बीच में खड़े हो जाएं तो एक राउंड में कोई भी चलता हुआ आदमी हमें एक ही बार तो दिखाई देगा, अपने पास से गुजरता हुआ नजर आए। मान लो मैं किसी सर्किल के चारों तरफ, सर्किल है और मैं उसके सर्किल के सरकमफ्रेंस पे खड़ा हूँ, तो वो आदमी घूम के आ रहा है, तो एक राउंड लगाएगा जब वो, तो एक बार मिलेगा ना एक राउंड में मुझे। तो ये एक राउंड में चार्ज एक बार मिलेगा। अब इसका चार्ज कितना है? ई। तो इसका मतलब एक राउंड में चार्ज तो हो गया ई, और एक राउंड का टाइम हो गया टी। हो गया करंट। अरे करंट क्या है यार? करंट है चार्ज, कितना चार्ज है, और बटे में टाइम। तो एक राउंड में कितना चार्ज है? एक राउंड में एक ही बार चार्ज आएगा वो, एक बार, तो ई। और एक राउंड के टाइम को कह दिया हमने उसका टाइम पीरियड, कैपिटल टी। अब ये आपको भी पता होगा कि जब कोई सर्किल पे चलता है पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से, तो वो पूरा एक राउंड कितने टाइम में लगाता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस कितनी? 2 पाई r, और बटे में स्पीड कितनी? v। तो t की जगह आप ये लिख सकते हो, तो e बटे में 2 पाई r बटे में v चला जाएगा ऊपर, e इंटू वी बटे 2 पाई r। तो जी ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। चलो, आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला ना और भी बदला जा सकता है, पर ऐसे भी याद रखना चाहो तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बदला जाने से मतलब ये हुआ कि जैसे b बटे r ओमेगा होता है, ओमेगा लिख दो इसको, ओमेगा बटे 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है एफ लिख दो इसको। चक्कर में ही मत पड़ो, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो। जब भी आपके पास कोई सर्किल पे चार्ज घूमेगा q, ठीक है, तो उस पे सर्किल पे करंट चलेगा, तो वो उस करंट की वैल्यू होती है चार्ज बटे में उसका टाइम पीरियड। ये लगाओ, यही लगाया। कैसे आया ये भी बता दिया मैंने, क्योंकि एक राउंड में वो चार्ज एक ही बार हमें नजर आएगा चलता हुआ, एक राउंड में। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू रख लो भाई। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी 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 कितनी दे रखी है भाई साहब? 20 इंटू 10⁻6 +6, सॉरी, और अपॉन में 2 पाई r, तो 2 पाई r की वैल्यू दे रखी 1/पाई, 1/पाई mm है, 10⁻³ mm है, तो मीटर में चेंज कर लिया। देखो सब चीज बिल्कुल फिट करके रखी है हमने। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखी है, रेडियस को हमने 2 पाई r, रेडियस को हमने mm में थी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज। चलो पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काटो 10, ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो गया 9, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, 6 + 3 9, और एक 10 की पावर इसके पास है तो 10, तो 10 की पावर 10 और 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -9 बची। इतने एम्पियर का करंट इसके पास होगा, इतने एम्पियर। तो जब कोई प्रोटॉन इतनी स्पीड से घूमेगा तो वो एक करंट बनाएगा, और उस करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट। फॉर्मूला अब ये याद कर लेना हमेशा के लिए, जिंदगी भर के, ठीक है। हटा दें, चलो हटा दें। फॉर्मूला याद होना चाहिए जिंदगी भर के लिए। इन ए चार्ज्ड पार्टिकल बीम 2 × 10⁸ अल्फा पार्टिकल्स मूव टू राइट। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल बीम है, उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल है जो राइट साइड में चल रहे हैं। तो भाई साहब ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ये सारे इधर जा रहे हैं राइट साइड की तरफ, इधर जा रहे हैं। ठीक है, कितने हैं ये? तो ये हैं 2 × 10⁸ इतने अल्फा पार्टिकल।
ये बेसिकली 8 नहीं है, ये बेटा 18 है, लेकिन मैंने इनको 18 करके लिखा था, ये 18 है। ठीक है, आप 18 कर लो, गलती से इन्होंने टाइपिंग की होगी वो गलती से। तो 2 इंटू 10⁻18 अल्फा पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। फिर कहा एंड 8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द लेफ्ट पास्ट। लेफ्ट पास्ट एक क्रॉस सेक्शन, ये सब एक क्रॉस सेक्शन को पास कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये कितने हैं? ये है 8 इंटू 10⁻18। ओके, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं इन 2 सेकेंड। ये जब जा रहे हैं तो इतने अल्फा पार्टिकल्स इन 2 सेकेंड, और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में इतने पार्टिकल्स निकलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो एक बात सुनो, जब भी पार्टिकल चलते हैं, चार्ज पार्टिकल, तो उनकी वजह से करंट बनता है। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, उस पे होता है प्लस का 2e चार्ज। तो प्लस का 2e चार्ज इस पे है, प्लस का 2e इस पे है, और प्लस चार्ज जिधर चलता है करंट उधर ही चलता है। तो अल्फा पार्टिकल्स की वजह से करंट चल रहा है, मान लो I1। तो पहले मैं I1 की वैल्यू निकाल लूँ। फॉर्मूला है चार्ज और बटे में टाइम। भाई करंट का फॉर्मूला तो यही होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? प्लस का 2e, मतलब 2e। ऐसे ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल हैं? ये हैं मान लीजिए n1 अल्फा पार्टिकल्स। तो एक पे चार्ज 2e, तो n1 पे कितना हो गया? इनटू में n1, और बटे में टाइम 2 सेकंड में कहा है, तो 2 सेकंड, 2 से 2 कट गया, e की वैल्यू आ गई 1.6, या चलो बाद में रख देंगे e की वैल्यू, फिलहाल यही याद रख लो, e इंटू n1। ये आ गया अल्फा पार्टिकल की वजह से चलने वाला करंट बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट अपोजिट में चलता है, इधर चलेगा I2। तो इलेक्ट्रॉन्स का करंट भी इधर है, अल्फा पार्टिकल्स का करंट भी इधर है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? दोनों एक डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, सिंपल। तो पहले I2 निकाल तो लो। फॉर्मूला है Q/T, चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, होता है E, और ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? N2। तो N2 इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगा N2 इंटू E, और बटे में टाइम है 2। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करें? अरे हो गया यार, बस आई नेट निकालना है। I1 प्लस I1 कितना? N1E, और I2 कितना? N2/2E। E कॉमन ले लो, N1 प्लस N2/2 इंटू में E। लो जी, यही हमारा आंसर है, बस अब तो वैल्यू रखनी है, आंसर तो आ चुका है, और डायरेक्शन भी आ चुकी है करंट की, राइट साइड। करंट, टोटल करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट में जा रहा है। इन्होंने डायरेक्शन भी पूछी, चेक कर लो। तो ठीक है जी, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 10⁻18, ठीक है, और N2 की वैल्यू 8 इंटू 10⁻8, प्लस में 8 इंटू 10⁻18 अपॉन में 2 इंटू में ई की वैल्यू में अभी और बाद में रखो, पहले ये करंट आ गया आई की वैल्यू आ गई, 2 से इसको काटा 4 10⁻18 कॉमन ले लो, 4 प्लस 2 हो गया 6 इंटू 10⁻18। अब रख दो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। अब ये आ गया 6 इंटू में 1.6 और 10⁻−1 बचा, 18 और 19 में पावर कितनी बचेगी बच्चों? -1। कर लो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 6 इंटू में 1.6, 9.6 बन गया बच्चों, 9.6 इंटू 10⁻−1। इसे एक
डेसिमल को और पीछे हटा लो, 0.96 एम्पियर का करंट यहाँ पे बन रहा है टोटल, 0.9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब पढ़ते हैं, ये था हमारा बी पार्ट। अब जरा सी पार्ट पे भी, सी पार्ट पे भी। ठीक बच्चा, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी, सब हो जाएगा धीरे धीरे करके। मैसेज चेक कर रहा था, कोई बात नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों, हटाएं इसको, अभी तो सी पार्ट रह रहा है, इसका हटा दें। चलो हटा दें। सब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन चल रहा है, पर यार नीट का तो लेवल ही इतना ही है, आता है ऐसे ही सवाल पूछ। ए चार्ज 0.5 कूलाम, ए चार्ज 0.5 कूलाम मूविंग इन ए सर्किल, पहले जैसे ही सवाल है, चार्ज है कितना है, 0.5 कूलाम है, 0.5 कूलाम है, सर्किल में घूम रहा है, रेडियस दे रखी है, ऑफ रेडियस 10 mm है, ये मिनट लिख दिया, ऐसे मिला और ऊपर से ही हटा 10 mm। अब ठीक है, 10 mm एट 6000 आरपीएम। 6000 आरपीएम का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन, एक मिनट में इतने चक्कर है। इससे क्या निकाल सकते हो आप, देखो एक मिनट में इतने राउंड, एक मिनट में, रुक जाओ, तो भाई प्यास लग रही थी, पानी पी लिया मैंने। ठीक है, कहाँ थे हम, 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये दे रखा है इन्होंने, कुछ लिख रहा था मैं यहाँ पे, अभी लिख दूंगा। पहले तो ये देखो चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 0.5 कूलाम का, ओके। मूव कर रहा है, रेडियस कितनी है, R 10 mm, ठीक है, और 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, फाइंड द करंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस पे करंट। देखो चार्ज अगर ऐसे भी वेलोसिटी से भागेगा तो उसके पास वेलोसिटी है, घूम रहा है, तो भाई सब करंट भी है, करंट है फिर उसके पास। ठीक है, अब ये जो करंट है क्या ये निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल सर, घूमते हुए चार्ज का करंट हमने अभी फॉर्मूला बताया था, Q/T, टी निकाल लो। टी कैसे निकाल देते, टी कैसे निकाल सकते हो, तो टी होता है टाइम पीरियड, एक पूरे राउंड को लगाने का टाइम। अब देखो एक बात सुनो, एक मिनट, मिनट में इतने राउंड, 66,000 राउंड रिवॉल्यूशन कितनी मिनट में, एक मिनट में। क्या मैं एक मिनट को 60 सेकंड भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना होगा, तो 60,000 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 बटे में 6000, ये आ जाएगा इतने सेकंड एक रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन, ये इससे काटा, ये इससे काटा, तो ये आ गया 1/100 सेकंड एक रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के जितना टाइम होता है एक रिवॉल्यूशन में, उसी को क्या कहते हैं, कैपिटल टी, यही तो है कैपिटल। अरे एक राउंड के टाइम को, एक राउंड पूरा लगाने का जो टाइम होता है उसे ही तो टाइम पीरियड कहते हैं, तो हमने वो निकाल लिया इससे, आरपीएम से, तो कैपिटल टी हमें पता है 0.5 mm। ये तो हो गया हमारे पास बच्चों चार्ज, कितने कूलाम का चार्ज है।
0.5 कूलम, और बटे में टाइम पीरियड कितना निकल का आया हमारा, वो आया 1/100। ऊपर लेके जाओ तो ये बन गया 0.5 इंटू में 100 कूलाम पर सेकंड। ये सेकंड है ना, कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। तो ये बन गया 50 एम्पियर का करंट, यही हमारा आंसर। तो जब ये सर्किल पे घूम रहा है तो यहाँ पे 50 एम्पियर का करंट मौजूद है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है, चल रही है ना ठीक। चलो आगे बढ़े, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे लगाना। क्वेश्चन लगा लिया है मैंने, चल रही है ना अभी? हाँ चलो चलो क्वेश्चन लग गया, देखते हैं। मैचिंग द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको सही मैचिंग करनी है, कॉलम 1 कॉलम 2। इलेक्ट्रिक करंट सामने फॉर्मूले दिए हुए हैं सबके, तो कौन कौन से, तो इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इनमें से कोई है? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला एक तो होता है चार्ज बटे टाइम, और कोई एक होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और कहीं एक होता है आई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ये भी होता है। तो ये है यहाँ, इसका मतलब इसका ये आ गया आंसर, करंट डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला इनमें से है क्या भाई? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला तो होता है जे इज इक्वल टू करंट बटे एरिया। करंट होता है एन ई ए वी डी से निकालेंगे, एन एन ई ए वी डी, और बटे में ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन ई वी डी, एन ई ए का। ये भी तो फॉर्मूला हमें दिखाई नहीं दे रहा कहीं। अच्छा, लगता है ये दे रखा है इन्होंने। वीडी की वैल्यू, वीडी की वैल्यू याद है? वीडी की वैल्यू कन्वर्ट करना है हमें इनमें से किसी में। तो वीडी की वैसे फॉर्मूला तो जे का ये बन गया, करंट बटे एरिया, लेकिन इनमें से किसी में मैच नहीं हो रहा है। ये तो हो ही गए, एक दो तीन बचे, तो देखें। चलो इसके बाद दूसरा देख लेते हैं पहले। चलो पहले वीडी की वैल्यू भी देख लो, क्या होती है, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टो, ये होती है। ये उठा के रखें अगर हम यहाँ, एन ई वीडी की जगह ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टो, तो ये आ गया बच्चों एन ई स्क्वायर कैपिटल ई बाई एम। है कोई सा? हाँ ये है, तो और नीचे एम इंटू एल है। मुझे लग रहा है इसमें कुछ छोड़ दिया है, यही बन सकता, ये है या नहीं, एन ई, ये शायद ये हो। एक बार ये देख लो, देखो जे की वैल्यू ये बनी थी ना, इसे हटाओ, ये बनी थी जे की वैल्यू। वीडी का म्यू की टर्म्स में वो क्या होता है, म्यू बराबर होता है वी डी बटे में ई। क्या मैं यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? म्यू क्या है ये, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला था ये, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, म्यू इंटू ई आ गया। लो वी डी की वैल्यू म्यू इंटू ई, वी डी की जगह एन ई म्यू इंटू ई, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। देखो ये एन ई म्यू, तो करंट डेंसिटी हो चुका है मेरे बच्चों ये। ठीक है, निकाल निकाल के आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। सवाल ऐसे हैं जो आपके फॉर्मूले याद करा देंगे, नहीं भी याद होंगे तो फॉर्मूले याद आ जाएंगे, सारे सारे याद हो जाएंगे। चलो मोबिलिटी की बात करो, मोबिलिटी का फॉर्मूला तो यही होता है वी डी बटे ई, वी डी बटे ई
ये है मोबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू वी डी बटे में ई। एक काम करो, मुझे ये लग रहा है, क्यों, देखो अभी मैं रीजन बता रहा हूँ। मोबिलिटी में वी डी की वैल्यू रखो, अपॉन में ई आ रहा है, वी डी की वैल्यू रख सकते हैं। ये थे ना आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालो, तो वी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब अपॉन में चला जाएगा, आई बटे में एन ई ए, तो ये उठा के रख दें वी डी की जगह, आई अपॉन में एन ई ए और बटे में ई, इसके अपॉन में वन मानो, ये यहाँ गया यहाँ गया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया आई अपॉन में एन ई ए कैपिटल ई। ये हो गया मैच मोबिलिटी। ठीक है, सब क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे उससे पहले वाले तो जो हैं वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से उठाए हैं। ये कोशिश की है कि डिफरेंट बुक से भी उठाए जाए, साथ में कुछ नए क्वेश्चन बनाए भी जाए। तो ये क्वेश्चन बनाए हुए भी मिलेंगे आपको और वैसे भी मिलेंगे। कंसेप्ट दूसरी बुक्स में से ही, देखो कंसेप्ट तो वहीं से लिए जाते हैं पर थोड़ा चेंज करके, जिससे कि आपको अच्छा लगे क्वेश्चन पहले ना किया हो ऐसा क्वेश्चन। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब वी डी, वी डी का फॉर्मूला तो होता है, वी डी का फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टू इंटू टो। तो ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई बटे एम, कैपिटल ई की जगह क्या लिख सकते हैं, अब ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये मेरे पास वायर है, वायर की लेंथ एल है और इसके दोनों कोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई बराबर होता था, ई बराबर होता था वी बाई एल, याद है, ये लगाओ आप याद। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है, उस हिसाब से ई की जगह रख दिया वी बाई एल इंटू टो, तो ये आ गया ई वी बाई एम एल इंटू टो, डेट इज वी। ये हो चुका है आपका वी, ई वी बाई एम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, काफ़ी सारे सवाल कर लिए आज हमने। ठीक है, काफ़ी सारे, सब चार ही तो किए, अरे भाई चार नहीं है, सारे सवाल हैं, इनमें बहुत सारे पार्ट थे। ठीक है, करते रहो बस, जो अप्रोक्स आपको 1 घंटा लूंगा मैं आपका डेली का, उससे ज़्यादा नहीं। आप बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट तक ख़त्म करा दूंगा, उसकी भी टेंशन, बहुत दूर है पेपर। हाँ, जब मेरे पास और ज़्यादा टाइम होगा प्रैक्टिस सेशन को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे, क्यों टेंशन लें। ठीक है, तो चलिए बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तल्लीनता से निभा रहा हूँ, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आप लोग सपोर्ट करेंगे और मतलब आपकी सपोर्ट ही सब कुछ है, बस ये समझ लो। यूट्यूब पे तो ऑडियंस ही सब कुछ होती है ना, तो ऐसे ही आपकी सपोर्ट ही सब कुछ है, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको फुल तरीके से तैयार कर दूंगा, तब तक जब तक आपका नीट का पेपर, मेंस का पेपर आएगा। ठीक है, तब तक आप पेपर तैयार तैयार हो चुके होंगे बढ़िया से। ठीक, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, बाकी करते हैं इसको।